गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि थिकसे मठ और माथे मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या था? ये था आपका लेह। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में थिकसे मठ और माथे मठ स्थित है। इसी के साथ साथ लेह में एक अन्य मठ भी स्थित है जिसका नाम है हेमिस मठ। ठीक है, तो इस तरह से 3 मठ हमें देखने को मिल रहे हैं, लेह में, थिकसे, माथे और हेमिस। देखिए, मठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, जितने भी बौद्ध मठ हैं, स्पेशली जो आपके लेह लद्दाख में हो गया, ठीक है, जो आपके सिक्किम में है और आपके अरुणाचल प्रदेश, ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मठ है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ है। यहाँ से जो है अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है, तो थोड़ा सा एक बार आप उसको बुक खोल करके थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। अब आते हैं अपने सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस मंत्रालय के द्वारा सेहत योजना शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है एक सेहत योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। आइए देखते हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना किसके लिए शुरू किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय ने देखा जाए एक पहल शुरू की है जिसका नाम क्या है? एक तरीके से सेहत पहल। और इस पहल के तहत जो है देखा जाए दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। किनके लिए? ये जो आपके जो दिल्ली जो क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले जो सैनिक हैं और जो सेवारत सैन्य कर्मी हैं, उनको एक इस पहल के तहत जो है ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन जो है सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसके तहत वो क्या करेंगे? एक तरीके से टेलीमेडिसिन होगा और वो क्या करेंगे कि ऑनलाइन मेडिकल जो है कंसल्ट करेंगे। उसके बाद जो है जो कुछ भी उनको जो दवाएं रिकमेंड की जाएंगी डॉक्टर के द्वारा, उसकी होम डिलीवरी की जाएगी इस योजना के तहत, सेहत योजना के तहत। अगर हम देखें सेहत योजना का फुल फॉर्म दोस्तों, तो इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म हो गया सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन जो है योजना। ठीक है, ये सेहत का फुल फॉर्म होना चाहिए। और इसके तहत जो देखा जाए जितने भी जो दिल्ली छावनी के जो तहत जो क्षेत्र हैं उसको क्या किया जाएगा? उसके तहत जो है इस दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। फिलहाल तो ये जो अभी योजना दिल्ली छावनी क्षेत्र में लागू है, लेकिन भविष्य में जो है इसे अधिक से अधिक केंद्रों तक बढ़ाए जाने की योजना भी है। इस योजना के तहत देखा जाए जो सेना के तीनों अंग हैं, कौन कौन से? आपके थल सेना, वायु सेना और आपके जल सेना, उन तीनों अंगों को क्या किया जाएगा? टेली कंसल्टेशन सेवा प्रदान की जाएगी, जिसके तहत जो है सभी योग्य कर्मियों और उनके जो परिवार हैं उनके लिए जो है ये सुविधा दी जाएगी। इसके तहत जो है सेवा योजना के तहत जो है आप मेडिकल कंसल्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से या फिर ऑनलाइन चैट के माध्यम से आप क्या है मेडिकल कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। एक तरीके से ये टेलीमेडिसिन जो है सुविधा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेहत योजना किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पतंजलि, पेटीएम, गूगल पे या फिर अमेजन पे। करेक्ट आंसर इज ए, पतंजलि के साथ मिलकर के पंजाब नेशनल बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक और जो रामदेव बाबा रामदेव की जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है, उसने जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया जाएगा। और ये कार्ड जो है जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि पतंजलि और जो है पंजाब नेशनल बैंक ने जो लॉन्च किया है, इसके 2 वेरिएंट जो है उपलब्ध होंगे, जिसमें से पहला वेरिएंट जो है वो आपका पंजाब नेशनल बैंक रुपे प्लैटिनम और PNB रुपे सेलेक्ट जो है, ये 2 वेरिएंट उपलब्ध होंगे। इन दोनों को जो है इसके तहत जो है यह जो ब्रांडेड कार्ड है वो देखा जाए कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट, बीमा कवर और कुछ अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो पतंजलि उत्पादों को खरीदने के लिए जो परेशानी आती थी उन परेशानी मुक्त क्रेडिट कार्ड जो है ये सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ मिलकर के? तो पतंजलि के साथ मिलकर के। किसके प्लेटफॉर्म पे? NPCI के रुपे प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ ऑफर किया गया है। ठीक है, 2 वेरिएंट है, PNB रुपे प्लैटिनम और PNB रुपे सेलेक्ट। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण
देखा जाए तो 21-22। इसके अनुसार देखा जाए तो भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर, ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में। तो देखा जाए जो आर्थिक मामलों के जो विभाग है उनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया और ये सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए भारत जो है वन क्षेत्र के मामले में, वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं देखा जाए भारत ने जो है वर्ष 2010 से लेकर के 2020 यानी कि एक दशक के दौरान जो है भारत ने 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को जोड़ा है। इतने जो है वन क्षेत्रों की वृद्धि किया है भारत ने इन 10 सालों में, यानी कि जो 2010 से 2020 का जो पीरियड था। और भारत में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत जो है वन से आच्छादित है, तो ये है 24% क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है। और वहीं वनों में जो है विश्व की जो है जो पूरे वन का जो क्षेत्रफल देखा जाए विश्व के परिदृश्य में, तो भारतीय वन जो है वो विश्व में 2% वन है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए सर्वाधिक वनों वाले जो देश कौन कौन से दोस्तों हैं, तो ब्राजील है। और ब्राजील में जो कुल भूमि का कितने प्रतिशत जो है वन है, तो 59% है। दूसरे स्थान पे हमें पेरू देखने को मिलता है जिसमें कुल भूमि का जो है 57% है। कांगो है जो कि 56% है, उसके कुल भूमि का क्षेत्रफल जो है। और वहीं रूस हमें 50% जो है कुल भूमि का जो है क्षेत्रफल है। ये सर्वाधिक जो है वन वाले देश हैं, ठीक है। भारत की बात करें कि भारत में जो है किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जहां पे कुल वन्य के क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 11% हिस्सा है। दूसरा स्थान दोस्तों रखता है अरुणाचल प्रदेश, जहां कुल वनों का क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 9% है, ठीक है। वहीं पे अगर हम 2011 से लेकर के 2021 के बीच देखा जाए तो भारत में जो बहुत घने वन वाले जो क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 20% की वृद्धि दर्ज की गई घने वन के क्षेत्र में, ठीक है। और कुल वन जो है क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ये 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये रिपोर्ट है, कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को बम चक्रवात का सामना करना पड़ा, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूएसए। करेक्ट आंसर इज यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जो देखा जाए बम चक्रवात का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे देखा जाए अभी हाल ही में जो पूर्वी अमेरिका है वहाँ से ये बम चक्रवात जो है टकराया है और इस बम चक्रवात के टकराने से वहाँ की जो परिवहन संबंधित समस्याएं जो है वहाँ उत्पन्न हो गई हैं। अगर हम बम चक्रवात की दोस्तों बात करें तो यह एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है और इसके जो केंद्र में देखा जाए, इसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, ठीक है। और इसके कारण से जो है वहाँ के जब ये चक्रवात आता है तो उस क्षेत्र में काफ़ी मौसम जो है खराब हो जाता है, वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं और इसी के साथ साथ वहाँ तेज आंधियाँ और भारी वर्षा जो है आती है। तो इस तरीके से वहाँ का मौसम का बहुत ही बुरा रूप देखने को मिलता है। और जब ये चक्रवात है, इस चक्रवात को लेकर के वहाँ के जो मौसम पूर्वानुमान करता है वो इस चक्रवात को क्या करते हैं, हाई अलर्ट पर रखते हैं, क्योंकि इस चक्रवात के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हानि जो है देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इस चक्रवात का हानिकारक प्रभाव जो है उत्पन्न होता है, जिसके कारण से वहाँ के जो पूर्वानुमान करता है उनके द्वारा इस चक्रवात को हाई अलर्ट पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये था बम चक्रवात से संबंधित कुछ तथ्य। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया है। यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन को मिश्रण करने की एक परियोजना शुरू की गई है। किसके द्वारा, गेल के द्वारा। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो है अन्य राज्य होना चाहिए था ना, महाराष्ट्र की। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इज ए, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको शुरुआत किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश देखा जाए यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है एक भारत में अपनी तरह की जो है पहली परियोजना शुरू की है। और ये अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू क्या है कि प्राकृतिक गैस प्रणाली में जो है वो हाइड्रोजन के मिश्रण की प्रक्रिया ये परियोजना है। और ये कहाँ से, यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसने शुरू किया, ठीक है। तो गेल ने जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। इसके तहत देखा जाए यहाँ पे इंदौर में देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे HPCL, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है जो गेल की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है। HPCL के साथ जो गेल की एक ज्वाइंट, जिसे हम संयुक्त उद्यम कहते हैं,
ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसका नाम है अवंतिका गैस लिमिटेड। उस अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी को जो है ये हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी जो कि इंदौर में कार्यरत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप देखा जाए गेल ने सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हाइड्रोजन सम्मिश्रण की तकनीकी व्यावसायिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया है और यह परियोजना देखा जाए हाइड्रोजन आधारित होगी और इसी के साथ साथ जो कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में जो भारत प्रयास कर रहा है उस भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो है घोषणा किस वर्ष की गई थी, कब किया गया था, इसके बारे में कुछ हमें तथ्य बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति तैयार किया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति तैयार करने वाला कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर इज बी है, तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो जैसा कि तमिलनाडु राज्य में देखा जाए कि जनसांख्यिकी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे वृद्ध जनों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा यानी कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा वृद्ध जनों के लिए एक मसौदा नीति जो है पेश किया गया है। ठीक है, और इस नीति के तहत सरकार जो है वहाँ की सरकार की जो योजनाएं होंगी, शैक्षिक संस्थानें हैं, जो क्षेत्र विशेषज्ञ और जो सामाजिक संगठन, जो है नागरिक सामाजिक जो संगठन है, वो सब साथ मिलकर के कार्य करेंगे इस तहत। इसमें देखा जाए यह नीति जो है हमारे संविधान में जो आर्टिकल 41 है उसी पर आधार पर ये बनाई गई। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, अगर हम संविधान की दोस्तों बात करें तो हमारे संविधान का भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है राज्यों को राज्यों का कुछ कर्तव्य बताया गया है, जिसके तहत हम अनुच्छेद 41 देखते हैं। अगर हम अनुच्छेद 41 देखें तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? राज्य का कुछ कर्तव्य हो गया। राज्य जो है वो बेरोजगारी कम करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है जिस राज्य में जो है जो बूढ़े लोग हैं, जो बुढ़ापा है, जो बीमारी और जो विकलांग है, उनके मामले में जो है कुछ कार्य करेगा। शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को जो राज्य जो है सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 41 है, किस भाग में है? भाग 4 में। और भाग 4 की बात करें दोस्तों तो कब से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, जिसमें 41 की बात की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस नीति के तहत जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सुरक्षा आवास, पर्यावरण और शिक्षा, आपदा प्रबंधन और अनुसंधान और प्रलेखन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? जितने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कल्याण के लिए एक निदेशालय का बनाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज था, ध्यान रखिएगा। दो वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति तैयार करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि मेटा ने भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस उद्योग निकाय के साथ भागीदारी की है? टाटा, इंफोसिस, फिक्की या फिर रिलायंस? करेक्ट आंसर इज सी है, फिक्की के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिक्की और मेटा ने जो है एक तरीके से भागीदारी किया है इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ। उद्देश्य क्या है? जो भारत में 5 लाख जो महिलाएं हैं जो छोटे व्यवसाय संबंधित, उनका समर्थन करने के लिए। ठीक है, तो मेटा के एक देखिए कार्य योजना है, मेटा की एक कार्य योजना जिसका नाम क्या है? मेटा ने अपने जो है हैज शी मीन्स बिजनेस, ठीक है, #सी हैज बिजनेस कार्यक्रम के तहत जो है भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों को सक्षम और समर्थन करने के लिए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ किया गया है भागीदारी। क्या किस कार्यक्रम के तहत? #शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत। किसका है? मेटा का है। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए इस पहल में जो है मेटा जो है इस पहल को शी मीन्स बिजनेस कार्यक्रम के तहत जो एक मेटा के द्वारा पहल जो चलाई जा रही शी मीन्स बिजनेस, और एक फिक्की के द्वारा जो एक पहल चलाई जा रही जिसका नाम क्या है? एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%। ठीक है, एम्पावर करना, जो हमारे देश की आधी आबादी है उसको एम्पावर करना। और ये किसकी है? फिक्की की पहल है। और ये किसकी पहल है? शी मीन्स बिजनेस जो है वो मेटा की पहल है। और इन दोनों पहलों के तहत ये दोनों जो है अपने अपने पहलों के तहत जो है उन महिलाओं को सक्षम करेंगे जो छोटे उद्यमों से जुड़ी हैं। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? उन महिलाओं
महिलाओं के लिए एक सहायक परिस्थिति तंत्र बनाना, और साथ ही साथ जो देश में जो विकास हो रहा है, जो देश का समग्र विकास हो रहा है, उन समग्र विकास में इन महिलाओं के योगदान को बनाने के लिए प्रेरित करना। एक तरीके से इन देश के समग्र विकास में योगदानकर्ता बनाने के, यानी कि योगदानकर्ता के रूप में इन महिलाओं को प्रेरित करना कि आप भी देश के समग्र विकास में अपनी बराबर की भागीदारी, अपनी योगदान को सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रेरित किया जाएगा मेटा और जो है फिक्की के अपने अपने पहल के द्वारा जो साझेदारी उसके माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग द ग्रेटर 50 पहल और 50% पहल, और शी मीन्स बिजनेस पहल, यानी कि जो आपका ये है ये किसका है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने आप में, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हर्मीस मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा पारित की है। इसरो, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर नासा? करेक्ट आंसर इज टी, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, यानी अमेरिकी की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा हर्मीस मिशन के संदर्भ में एक मिशन समीक्षा जारी किया गया है, पारित किया गया है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत इन डेप्थ जाएं, उसके पहले क्या है, हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसा कि थोड़ा सा हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो अंदर चीज़ें क्या लिखी हैं वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आप लोगों ने तो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के तो बारे में सुना ही होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ये क्या करता है, ये हमारे ये जो स्टेशन है ये पृथ्वी पर लगातार जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा स्पेस स्टेशन सुना है जिसने जो है चंद्रमा की लगातार परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा के चारों ओर कोई ऐसा स्पेस स्टेशन जो है कर रहा हो? तो ऐसा ही स्पेस स्टेशन है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, गेटवे। ठीक है, गेटवे आउटपोस्ट। ठीक है, गेटवे आउटपोस्ट जो है ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि किसकी परिक्रमा कर रहा है, ये चंद्रमा की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इस गेटवे आउटपोस्ट को नासा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतरिक्ष यात्री जो है, देखिए नासा के द्वारा ना एक मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है जिसका नाम है आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस जो कि चंद्रमा से संबंधित है। तो इस आर्टेमिस मिशन के तहत जो जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पे जाएंगे, वो क्या करेंगे, आसानी से यहाँ जो है इस स्पेस स्टेशन पे जो है लंबे समय तक रुक सके और कार्य सके। ठीक है, आर्टेमिस जो कि ग्रीक वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है चांद की देवी। ठीक है, यहाँ पे एक चांद की देवी इसका तात्पर्य होता है। देखा जाए आर्टेमिस मिशन के तहत जो है नासा पहली बार जो है किसी महिला को, ठीक है, और किसी एक व्यक्ति जो कि अमेरिकी मूल का नहीं होगा उसको जो है भेजेगा। चूंकि इस मिशन के तहत 18 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, और उसमें से जो है एक उस 18 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं मिशन के बारे में थोड़ा सा। जो है आर्टेमिस मिशन के तहत क्या होगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब चांद पर जाएंगे तो वो वहाँ पे रुकेंगे, वो वहाँ पे रहेंगे और वहाँ की कंडीशंस का जो है वो अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ वो उन जगहों पर भी, मान लीजिए चंद्रमा है, उन जगहों पर भी जाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक कभी तक कोई देश पहुँच नहीं पाया। वो कौन सा देश है, साउथ पोल पे भी जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं नासा का लक्ष्य क्या है, मंगल पर जाना। ठीक है, मंगल पर जाना, मंगल पर पहुंचना। तो मंगल पर पहुंचने से पहले वो क्या कर रहा है, अपनी तकनीकी का जांच कर रहा है, अपनी तकनीकी को वो क्या कर रहा है, टेस्ट करना चाहता है, सब कुछ की जांच कर लेना चाहता है। उसके लिए क्या उसने क्या किया है, ये आर्टेमिस मिशन का क्या है, प्रयोग किया है। आर्टेमिस मिशन को देखा जाए दोस्तों 2024 तक भेजे जाने की संभावना है, 2024 तक जो है इस योजना को भेजा जाएगा। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं, अभी तक अगर हम चंद्रमा के वातावरण की बात करें दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि अभी तक हम बात करें जो चंद्रमा का जो वातावरण है, चंद्रमा के वातावरण के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वैज्ञानिकों को, वो जानकारी बहुत ही सीमित है। तो ऐसे में जब नासा जो है अंतरिक्ष में जब यात्रियों को भेजेगा तो उन यात्रियों की सुरक्षा जो है नासा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, और इसी चुनौती से निपटने के लिए नासा ने देखा जाए एक हर्मीस मिशन का परीक्षण किया है। ठीक है, हर्मीस मिशन के बारे में समझ में आ गया। उस चुनौती जो ऑलरेडी वहां पे सारी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हर्मीस मिशन का जो है परीक्षण किया। हर्मीस मिशन का उद्देश्य क्या होगा, जो वहां के अंतरिक्ष के जो मौसम है उन मौसमों की निगरानी करना होगा। ठीक है, साथ ही वहां के जो सूर्य के प्रभाव में जो अंतरिक्ष में आने वाले विभिन्न जो उतार चढ़ाव हैं, ठीक है, उसकी निगरानी करना होगा। ठीक है,
जैसा कि वहाँ पे अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष मौसम में क्या क्या शामिल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अंतरिक्ष मौसम में सबसे पहली चीज़ शामिल है वहाँ पे सोलर विंड। ठीक है, तो वहाँ पे जो सोलर विंड, जिसको हम क्या कहते हैं, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की जो निरंतर धारा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर विंड करते हैं। दूसरी चीज़ जो उसमें शामिल है वो क्या है, वहाँ पे कोरोनल मास इंजेक्ट, जिससे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे बिलियन टन के जो गैस के बादल हैं, उन गैस के बादल में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, गैसी विस्फोट होता है, जिससे जिससे हम क्या कहते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरी चीज क्या है कि ये सौर ज्वालाओं से अत्यधिक उज्जवल प्रकाश की चमक। और सबसे अंतिम चीज दोस्तों क्या है कि इन तीनों के मिश्रित प्रभाव। ठीक है, सबसे अंतिम चीज क्या शामिल है इस अंतरिक्ष, मतलब इसमें कि इन तीनों के, ये जो तीनों हम लोगों ने बात किया, इन तीनों का मिश्रित प्रभाव, और उसी प्रभाव के कारण जो है अंतरिक्ष में जो आने वाला उतार चढ़ाव है, जो आता उतार चढ़ाव है, उस सब घटना, उन सब के बारे में जानना। क्योंकि तो ये सब जो घटना है एक तरीके से देखें तो इन अंतरिक्ष यात्रियों को और ये जो आपका रोबोटिक मिशन है उनके लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से हर्मिस मिशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हर्मिस मिशन का उद्देश्य जो है अंतरिक्ष के वातावरण का सिर्फ अध्ययन करना ही नहीं है, बल्कि आर्टेमिस मिशन के तहत जिन अंतरिक्ष यात्रियों को जो है चंद्रमा पे भेजा जा रहा है, उन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा जो है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो उद्देश्य है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो नासा है वो अपने आर्टेमिस मिशन के तहत दोबारा जो है चंद्रमा पर व्यक्तियों को भेज रहा है। ठीक है, दोबारा, और इस बार सिर्फ चंद्रमा पर जा करके वापस नहीं आना है, बल्कि चंद्रमा पर रुक करके वहाँ की परिस्थितियों का अध्ययन करना है। हमने बोला दोबारा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, सबसे पहले चंद्रमा पर कौन व्यक्ति पहुंचा था, कौन देश था और कौन व्यक्ति पहुंचे थे, किस ईयर में पहुंचे थे, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो दोस्तों ये था हमारा हर्मिस मिशन। उम्मीद करती हूँ आपको इसके बारे में अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या लिखा है, कुछ तथ्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हाल ही में नासा ने जो है हर्मिस मिशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिशन समीक्षा जो है पारित किया। जैसा कि हमने बताया हर्मिस मिशन का उद्देश्य क्या है, वहाँ के वातावरण के बारे में जो वहाँ पे जो है पूरा अध्ययन करना, अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करना। और इसका इसीलिए हमें फुल फॉर्म देखे क्या है, हेलियोफिजिक्स इन्वायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट जो है इसका फुल फॉर्म है। इन्वायरमेंट एंड रेडिएशन मेजरमेंट, जो रेडिएशन निकल रही है, जो सोलर विंड्स निकल रही है और जो उन सब के कारण जो वहाँ पे मौसमी जो अंतरिक्ष का मौसम है, उन सब की निगरानी करना जो है इसका उद्देश्य है। यहाँ पे देखा जाए मिशन की समीक्षा से नवंबर 2024 तक जो है लॉन्च के लिए मिशन के प्रारंभिक डिजाइन और कार्यक्रम योजना का मूल्यांकन किया गया। हर्मिस मिशन एक 4 इंस्ट्रूमेंट सूट है जिसे नासा के मूल ऑर्बिटिंग गेटवे के बाहर जो है, जैसा कि हमने बात किया गेटवे, ठीक है, गेटवे के बाहर लगाया जाएगा। हर्मिस मिशन आर्टेमिस मिशन के साथ ही नासा के चंद्रमा पर एक अस्थायी उपस्थिति बनाने के लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हर्मिस जो है अंतरिक्ष मिशन, हर्मिस मिशन अंतरिक्ष मौसम की निगरानी, सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की स्थिति में मदद करेगा। ठीक है, स्थिति को जानने में मदद करेगा। तो यही था दोस्तों हर्मिस मिशन से संबंधित ये कुछ उद्देश्य, आप देख लीजिएगा। इसके बारे में लोगों ने चर्चा कर लिया। इतनी बड़ी जो मैंने कहानी बताई थी, चूंकि आप इससे समझते तो शायद नहीं उतना समझ पाते, तो उसको थोड़ा सा हमने बताया कि किस तरीके से हर्मिस मिशन जो है वो नासा के आर्टेमिस मिशन से कनेक्ट है, जो कि भेजा जाएगा आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक। इस योजना को, इस मिशन को लॉन्च करने की योजना है, जिसके तहत 18 जो है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जिसमें से एक भारतीय मूल के भी अंतरिक्ष यात्री हैं। कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? लिथुआनिया, बेलारूस, लातविया या फिर एस्टोनिया? करेक्ट आंसर इज ए है, लिथुआनिया पर चीन ने आयात प्रतिबंध लगा दिया है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए चीन की सरकार ने जो है लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है। कारण क्या है देखा जाए, लिथुआनिया ने 2021 में जो है ताइवान को, ठीक है, ताइवान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दिया था और इसी के साथ साथ अपने देश में यानी कि लिथुआनिया में ताइवान का कार्यालय खोलने की अनुमति दी थी। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों ये पहली बार है जब ताइवान को यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ के भीतर एक कार्यालय खोलने के लिए अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। ऐसा पहली बार है। और जैसा दोस्तों जानते हैं आप, चीन जो है ताइवान पर दावा करता है, ठीक है,
उसे अपना अभिन्न अंग मांगता है, और इस देश के साथ, यानी कि जिस देश ने अगर कोई मान्यता देश है, यानी ताइवान के साथ, अगर ताइवान का साथ देने वाला किसी भी देश के साथ वो दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके का व्यवहार वो लिथुआनिया के साथ कर रहा है, क्योंकि लिथुआनिया ने उसको एक देश के स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और इसी के साथ साथ उसे अपने देश में कार्यालय खोलने की अनुमति भी थी। इस पर क्या हुआ, यूरोपीय संघ ने जो है, इस सब को देखते हुए यूरोपीय संघ ने जो है, जिस तरीके से चीन के द्वारा लिथुआनिया पर जो है निशाना बनाया गया, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, तो इन सब के कारण जो है यूरोपीय संघ ने जो है विश्व व्यापार संगठन WTO में चीन के खिलाफ क्या हुआ, कार्रवाई कर दी है। तो इस तरीके से देखेंगे जो ये आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, तो इस प्रतिबंध के कारण क्या होगा कि जो चीन की जो कंपनियां हैं वो लिथुआनिया से ना कोई माल आयात कर सकते हैं, ना कच्चा माल, किसी भी तरह का आयात अब नहीं होगा। इसके पहले भी देखा जाए चीन ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से शराब के आयात और नॉर्वे से है सैल्मन मछली के आयात पर जो है उसने रोक लगा दिया था। इसी तरह जब भारत में दलाई लामा को जब भारत ने शरण दिया था, तब भी चीन ने क्या किया था, भारत के खिलाफ युद्ध ही छेड़ दिया था। ठीक है, तो ये चीन का देख रहे हैं दादागिरी है अपने क्षेत्र में, जिस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिथुआनिया, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया की दोस्तों बात करें तो ये एक यूरोप का देश है। कल दोस्तों मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, कल हम लोगों ने जब बात किया था तो हॉन्डुरस के बारे में, दोस्तों वो एक मध्य अमेरिका का देश था, मेरे मुँह से गलती से मध्य एशिया निकल गया था, उसकी वजह से मुझे माफ़ करिएगा। कभी कभी हो जाता है, जब हम फ्लो में होते तो एक दो शब्द थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ़ करिए। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की जो मिस्टेक होती है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए लिथुआनिया, आप लोकेशन देख रहे हैं, यूरोप का देश है और ये देखिएगा बाल्टिक देश है। ठीक है, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बाल्टिक देश जो कि 3 बाल्टिक देश हैं, कौन से हैं, लिथुआनिया है, लताविया है और एस्टोनिया है। ठीक है, ये देखिए बाल्टिक देश हमें एस्टोनिया है, लताविया और लिथुआनिया, और इन तीनों बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, लिथुआनिया है। लिथुआनिया की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो राजधानी क्या है, विनियस जो है वो इसकी राजधानी है, जहाँ पे आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं। और ये देखिए अपनी सीमा किससे साझा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए ये अपनी सीमा देखिए तो उत्तर में किसके साथ, लताविया से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ से देखा जाए तो बेलारूस से, और यहाँ से देखा जाए पोलैंड से, और यहाँ से देखिए रूस से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह कोई झटके में देखे ना, ऐसे वर्ल्ड मैप खोले तो उसको लगा रूस से तो लताविया लिथुआनिया की सीमा साझा नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पे जिसको देखेंगे आप तो रूस का यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से लिथुआनिया जो है लताविया से, बेलारूस से, पोलैंड से और रूस से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ रिया है, ये चीज़ देखिएगा। यहाँ पे देखिए बाल्टिक सी है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोटनिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, तो ये यूरोपीय देश है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों, यूरो है। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि, ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर खनन मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज ए है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा जो है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा फेडरेट डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत की गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फेडरेट डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत की गई है। ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, जितने जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास देखिए कई जो है पहचान कार्ड होता है, जैसे कि उनके पास डीएल होगा, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ये सब बहुत सारे उनके पास पहचान पत्र होते हैं। उन सभी पहचान पत्रों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो इसके तहत क्या होगा, एक नागरिक की जो है एकमात्र ही डिजिटल आईडी होगी। ठीक है, एकमात्र ही डिजिटल आईडी होगी, और इस डिजिटल आईडी के देखा जाए तो यानी कि जितने भी जो डिजिटल आईडी के साथ जो है पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड से लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर तक को लिंक किया जाएगा इसके तहत। तो ऐसे देखा जाए तो आपके पास जो कई डॉक्यूमेंट्स होते थे आपके जो आइडेंटिटी संबंधित, उनको क्या कर दिया जाएगा, एक साथ ही कर दिया जाएगा, और एक ही डिजिटल आईडी के माध्यम से इन सभी दस्तावेजों को लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है नागरिकों की जो है राज्य और केंद्रीय पहचान जो है अब इस फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी के तहत जो है वो संग्रहित किया जाएगा। नागरिक
नागरिक जो है इस आईडी के माध्यम से अपनी तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें जो बार बार सत्यापन करने की प्रक्रिया जो होती थी अब उसको क्या है, उस प्रक्रिया की आवश्यकताओं को समाप्त कर देगा ये फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में देखिए कोमल जी, कल आपने मुझसे एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम फैक्ट्स ऑफ द डे में क्या फ़र्क है। देखिए फैक्ट्स ऑफ द डे में होता क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल से जो प्रश्न आते हैं, वन लाइनर के प्रश्न आते हैं जिनमें हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो ये सब बहुत, इसमें बहुत सारे हम लोगों को देखें कि इसी में पूरा लंबे लंबे क्वेश्चन बना देंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब हम वनडे एग्जाम देते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन हमारा जो करंट अफेयर्स वो बेसिकली वनडे के साथ साथ आपका जो है यूपी पीसीएस लेवल तक भी है, ताकि आप उनको भी टारगेट कर सकें। तो जब हमें लगता है कि इन प्रश्नों में व्याख्या की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम एमसीक्यूज में शामिल करते हैं, और जब हमें लगता है कि इन प्रश्नों में व्याख्या की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर प्रश्न है, यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको हम जो है फैक्ट्स ऑफ द डे में शामिल करते हैं। और जैसा कि देखते हैं हम अप्रॉक्स डेली जो है 20 जो है लगभग हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, तो उसमें से जो वन लाइनर प्रश्नों को हम फैक्ट्स ऑफ द डे में शामिल कर देते हैं, और जिसमें हमें लगता है कि व्याख्या की आवश्यकता है उसको हम, यही है फर्क ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों पे हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट हमें पढ़ के बस आगे हल्का सा निकल लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का नेचर कुछ इसी प्रकार होता है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाइए कोमल जी, और वहाँ पे जो दिया हुआ है करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न, उसको देखिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर कहीं इन डिटेल पूछा जा रहा है तो किस तरीके की डिटेल पूछी जा रही है, कहीं पे अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा रहा है तो किस तरीके का फैक्ट पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें जो है डिफरेंशिएशन जो है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि महिला उड़ीसा ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता, किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने जीता। और पुरुष उड़ीसा ओपन 2022 किसने जीता? तो किरण जॉर्ज ने जीता। पुर्तगाल के फिर से जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तो उन्हें फिर से देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया पुर्तगाल का, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर सरकारी और स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है, किसने दे दिया? ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, जिनका नाम था उर्जित पटेल ने। इन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर सरकारी और स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया गया है, कब से कब तक? तो 1 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में मनाया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही। अगला है वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? रुपिंदर सिंह सूरी जो है ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके 60 वर्ष से 65 करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? 60 वर्ष से लगा के 62 वर्ष किया है, 2 वर्ष बढ़ा दिया है रिटायरमेंट की, जो सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया है, किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। वहीं देखा जाए तो गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको? ऋतिक रोशन को। अगला है सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जिद्दा में आयोजित किया गया है। और अंतिम है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है, इन्होंने लगातार जो है 4 बार बजट को पेश किया है और ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्पेशल है कि आम बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी जो है धनराशि आवंटित की गई है? तो 1400 करोड़ की धनराशि जो है वो आवंटित की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को मिलने बजट के अनुसार नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कितनी परियोजनाएं? तो 32 परियोजनाएं जो है वो शुरू किया जाएगा, जितने जो है उत्तर प्रदेश को जो बजट जो मिले हैं उनके अनुसार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के लिए जो है 32 परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कीराबाली में अपने संबोधन में वीर योद्धा के योगदान का उल्लेख किया, तो कौन से वीर योद्धा था? गोकुल जाट
जो थे उनके जो है योगदान का उल्लेख किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लखनऊ में देखा जाए, लखनऊ से जो है 12 से 13 फरवरी को बेंगलुरु में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी हो रही है। यहाँ पे लखनऊ के जो आईपीएल टीम है उसमें से कौन से 2 लोग शामिल किए जाएंगे, तो जीशान अंसारी और कुलदीप यादव को शामिल किया जाएगा। और अंतिम है कि लखनऊ आईपीएल के मालिक कौन है दोस्तों, संजीव गोयनका जो है लखनऊ आईपीएल के मालिक हैं। देखिए 2 आईपीएल टीमों को शामिल किया गया, एक आपका लखनऊ आईपीएल, दूसरे का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में की। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है और हाल ही में किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दोस्तों आजकल थोड़ा सा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, बस जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ मिलने लगेगी। बाकी उसका जो है टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप टेलीग्राम में डिकोड एग्जाम से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है ये करंट अफेयर से संबंधित पीडीएफ अवेलेबल है, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय करिए। ठीक है।